हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा 4 सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 को कंप्लीट कवर करेंगे। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हो। बस इस सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री ही स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, उसकी यूनिट 2 यहाँ पे थोड़ा सा देर में कवर करने का भी एक रीज़न था, तो उसकी वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखिए यूनिट 2 के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, मेनली हम लोग बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है यूनिट 2, रियोलॉजी और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो दोनों को ही यहाँ पे आज के सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। और नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, विद इन 6 to 10 आवर्स में नोट्स अपलोड हो जाएगी वीडियो अपलोड होने के बाद। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो है अपने यूनिट 2 के बारे में, तो देखिए यूनिट 2 हमारी जो है सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो हमारा रियोलॉजी के ऊपर होने वाला है। बाकी देखा जाए तो रियोलॉजी, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, ये दोनों एक ही टॉपिक है, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स भी रियोलॉजी के अंदर में ही आता है। तो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट 2 हमारे रियोलॉजी के ऊपर बेस होने वाली है। अब रियोलॉजी का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम लोग सिंपली बात करें ना, तो रियोलॉजी का सिंपल सा मतलब ये है स्टडी ऑफ फ्लो। यानी कि देखिए, रियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स अंडर अप्लाइड फोर्सेज। देखिए, अगर हम लोग सिंपल सी बात करें ना, तो जो भी चीज़ हमारी फ्लो होती है, ठीक है, तो उस फ्लो से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं किसी भी हमारे सब्सटेंस को लेकर, ठीक है, तो उसकी जो भी स्टडी है वही हमारी रियोलॉजी होती है। मतलब कि अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे सब्सटेंस मेनली 3 टाइप के होते हैं जो भी है, ठीक है। एक हमारा लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया। अब चलिए, लिक्विड और गैस के केस में तो फ्लो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है कि हाँ, लिक्विड हमारा फ्लो होता है, गैस हमारा फ्लो होता है, तो इनके फ्लो की जो स्टडी है वही रियोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, रियोलॉजी में सिर्फ लिक्विड या फिर गैस के बारे में बात नहीं करी गई है, बल्कि लिक्विड, गैस, सॉलिड, इन तीनों की ही फ्लो की स्टडी हम लोग यहाँ पे रियोलॉजी में करते हैं। अब यहाँ पे मेन कंफ्यूजन ये आती है कि भाई सॉलिड कैसे फ्लो होता है, सॉलिड तो फ्लो होता नहीं है। तो देखिए, सॉलिड का जो फ्लो होता है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा समझिएगा, जैसे सॉलिड मान लीजिए कि ये हमारा एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे इसमें जो है ऊपर की डायरेक्शन से एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, तो हो सकता है कि ठीक है कि हमारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ये जो सॉलिड है ये अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका शेप जो है कुछ इस तरीके से था, तो इसका शेप यहाँ पे चेंज होकर कुछ इस तरीके से हो जाए। तो देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो हमारा सॉलिड है ये यहाँ पे अपनी जो है कह सकते हो ओरिजिनल शेप से डिफॉर्म हो गया। तो ये जो डिफॉर्म होता है ना, ये जो डिफॉर्मेशन होता है फोर्स को लगाने के बाद, तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे रियोलॉजी के अंडर में स्टडी करते हैं। अब देखिए, इसको आप लोग सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई क्ले ले लीजिए आप लोग, क्ले या फिर आटा, आटे का जो आटा होता है, ठीक है, मतलब कि तो आटे को अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आटा क्या होता है भाई, शेप में चेंज हो जाता है। भाई आटे को हम लोग यहाँ पे रोटी के शेप में भी बेल देते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे देखिए, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिफॉर्म कर रहे हैं, है ना। हम लोग जब सॉलिड को डिफॉर्म करते हैं तो उसकी स्टडी भी हम लोग यहाँ पे रियोलॉजी के अंडर में करते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड के डिफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे सॉलिड का फ्लो बोल सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी हमारा फ्लो होने वाला है, ठीक है, उसी की स्टडी हम लोग यहाँ पे रियोलॉजी के अंडर में करने वाले हैं। बाकी देखिए, जो हमारा रियोलॉजी टर्म था इसको हमारा यूजीन बिंघम सर ने दिया था 1920 में। और बाकी देखिए, इसमें जो रियो का मतलब ही होता है टू फ्लो, और लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, ठीक है, तो फ्लो की स्टडी। बाकी देखिए, अगर हम लोग फार्मेसी की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा जो रियोलॉजी है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो है कह सकते हो लिक्विड्स की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को समझने में, और हमारा सेमी सॉलिड्स हो गए, सॉलिड्स हो गए, तो इन सबकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको समझने में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियोलॉजी। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो हमारा फ्लो सिस्टम है, ठीक है, तो ये फ्लो सिस्टम भी हमारे यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के फ्लो सिस्टम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक हमारा हो गया न्यूटोनियन सिस्टम, एक हो गया नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। देखिए, अभी आप लोग यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान समझते चलिए कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रियोलॉजी, ठीक है। अब रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लो। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्टडी ऑफ फ्लो है, तो इसको हम लोगों ने देखा कि फ्लो हमारा 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग लिक्विड और गैस की बात करें तो इसमें हम लोग फ्लो बोलते हैं, और सॉलिड के केस में हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पार्ट कवर करेंगे, ठीक है, ये हमारा बेसिकली लिक्विड्स और गैस के लिए होगा, और इसमें भी हम लोग मेनली बात करें तो लिक्विड्स के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये जितना भी हम लोग अभी पढ़ने वाले न्यूटोनियन सिस्टम, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, लॉ ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्यूडो प्लास्टिक डायलेटेंट, ये सब कुछ जितना पढ़ेंगे ये सब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे, लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड की बात नहीं होगी। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड।
तो इसमें हम लोग यहाँ पे सॉलिड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात करेंगे लिक्विड्स की, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सॉलिड्स की, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर रखिए, और सभी का टाइम वगैरह तो आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फ्लो सिस्टम है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई हमारा लिक्विड है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिक्विड्स के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए जो लिक्विड्स होते हैं ना, तो लिक्विड्स को उनकी फ्लो प्रॉपर्टी, यानी कि एक लिक्विड किस तरीके से फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो में क्या क्या चीज़ें कह सकते हो इन्वॉल्व हो रही हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिक्विड्स के फ्लो को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया न्यूटोनियन सिस्टम, या फिर कह सकते हो न्यूटोनियन फ्लो, या फिर कह सकते हो न्यूटोनियन लिक्विड्स, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। एक हो गया नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में। तो देखिए इसका नाम क्या है, न्यूटोनियन सिस्टम। तो इसका नाम न्यूटोनियन सिस्टम आखिर पड़ा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सिस्टम होता है, फिर कह सकते हो ये जो फ्लूइड्स होते हैं, यानी ये जो लिक्विड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, देखिए इसको बहुत ध्यान समझिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर रेट और डिफॉर्मेशन। देखिए ये शेयर स्ट्रेस, शेयर रेट, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है यहाँ पे। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है। अब इस लिक्विड को, ये देखिए इसको आप लोग सॉलिड मत समझिए, हमारा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की एक लेयर है, इतनी मोटी लेयर है। अब इसको मान लीजिए कि हमारा शहद है, ठीक है, हनी मान लीजिए, भाई हनी हमारा वैसे तो एक हिसाब से थोड़ा सा सेमी सॉलिड है, बट इसको भी आप लोग एक विस्कस लिक्विड मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा हनी है। अब इसके ऊपर मान लीजिए जो हमारा हनी है, ठीक है, तो इसके ऊपर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर अगर कोई प्लेट वगैरह रखते हैं, ठीक है, और उस प्लेट को थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करके आगे की तरफ प्रेस करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा एक लिक्विड है और इसके ऊपर मान लीजिए हम लोगों ने एक प्लेट रखी, ठीक है, और इस प्लेट को क्या हुआ, इस प्लेट को हम लोगों ने ऊपर से फोर्स लगाया आगे की तरफ। देखिए इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये प्लेट रखी हुई था, तो हम लोगों ने इस प्लेट को जो है ऐसे फोर्स लगाया आगे की तरफ, ठीक है, ऊपर से आगे की तरफ। तो अब होगा क्या, ये जो हमारा हनी है ये थोड़ा सा आगे फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो हनी की लोअर लेयर है, अब देखिए हनी मान लीजिए जो हमारा सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये जो हनी दिख रहा है, तो इस हनी की मतलब यहाँ पे देखिए हनी इतना मतलब इतना लेंथ में ना, हनी की मतलब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम लोग बोल लेते हैं DR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हनी का लोअर प्लेन है, ठीक है, लोअर पोर्शन है, ठीक है, लोअर जो हमारा पार्ट है, लोअर पार्ट है, तो ये देखिए ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये जो हनी की अपर लेयर है, ठीक है, तो ये अपर लेयर क्या होगी, अपर लेयर यहाँ पे आगे की तरफ मूव होगी, है ना। देखिए यहाँ पे लोअर लेयर है जो वो यहाँ पे अपनी जगह पे ही रहेगी, लेकिन जो अपर लेयर है ये आगे की तरफ मूव होगी। तो यहाँ पे देखिए ये आगे की तरफ मूव होगी, जब फ्लो होना स्टार्ट होगी ना, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे शेयर रेट, और जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। यानी कि देखिए इसको थोड़ा सिंपली समझिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लिक्विड है, अब इसको हनी एक एग्जांपल के लिए था, अब यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिक्विड एज्यूम करिए कि एक हमारा कोई लिक्विड है। अब इस लिक्विड के ऊपर जो हम लोग यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, शेयर फोर्स। देखिए शेयर फोर्स का मतलब कि थोड़ा सा ऊपर से आगे की तरफ लगने वाली जो फोर्स होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्स, ठीक है। तो ये जो और ये देखिए यहाँ पे इसको शेयर फोर्स ना बोल के हम लोग शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है इसको हम लोग पर यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे एक शेयर फोर्स को पर यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस हमारी सिंपली एक टाइप की फोर्स हो गई, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे किसी भी फ्लूइड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और उस फ्लूइड के ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पर वो फ्लूइड कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना फ्लो हो रहा है, या फिर कह सकते हो कितना उसमें एक डिफॉर्मेशन आ रहा है, कितना लिक्विड में उस लिक्विड के फ्लो में कितना चेंज आ रहा है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं शेयर रेट, ठीक है, शेयर रेट या फिर डिफॉर्मेशन। देखिए सिंपली समझिए कि एक लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, इस पर आप लोगों ने कुछ फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है या फिर कितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं शेयर रेट। यानी कि पहले हम यानी कि यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोगों ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद लिक्विड हमारा फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो जो फ्लो होना स्टार्ट हुआ वो हो गया शेयर रेट, और जो हमारा फोर्स हम लोगों ने लगाया वो हो गया शेयर रेट। अब यहाँ पे देखिए न्यूटोनियन सिस्टम क्या कहता है, न्यूटोनियन सिस्टम या फिर कह सकते हो न्यूटन्स लॉ कहता है कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करते हैं वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर रेट के। यानी जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा जो फ्लूइड है वो यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर कोई हमारा सिस्टम है, कोई हमारा लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, तो इस लिक्विड पे हम लोग जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर ये उतना ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो ये लिक्विड हमारा आ जाएगा न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर। यानी कि इस टाइप के जो फ्लूइड लिक्विड होंगे जो कि ज़्यादा फोर्स लगाने पे ज़्यादा फ्लो करेंगे और कम फोर्स लगाने पे कम। यानी कि सिंपल सी बात है, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इनके अंदर हमारा शेयर रेट देखने को मिलेगा। तो ऐसे लिक्विड्स हमारे हो जाते हैं न्यूटोनियन सिस्टम, और जो इसके जस्ट अपोजिट होंगे वो हमारे नॉन न्यूटोनियन में आ जाएंगे, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। बाकी देखिए
मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डी आर। अब टी क्या है, टी हमारा यहाँ पे हो जाता है शियर स्ट्रेस, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। टी हमारा हो जाता है यहाँ पे शियर स्ट्रेस और डीवी बाई डी आर हमारा हो जाता है शियर रेट। अब ये डीवी बाई डी आर क्या है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। बाकी आप लोग इतना पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, तो अगर हमें इसको हटाना है तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, तो ये टी इज इक्वल टू ईटा डीवी अपॉन डी आर हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये जो ईटा आया है ये हमारा क्या एक टाइप का कांस्टेंट है और यही कांस्टेंट हमारा बेसिकली वो हो जाता है विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखिए डीवी बाई डी आर क्या है, ये है हमारा यहाँ पे रेट ऑफ शेयर या फिर शेयर रेट। अब ये शेयर रेट डीवी बाई डी आर क्या है तो इसको आप लोग थोड़ा समझिए। देखिए डीवी बाई डी आर का मतलब यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए जो हनी की जो लेयर है, ठीक है, तो हनी हम लोगों ने देखा कि एक हमारी लोअर लेयर है, ठीक है, एक हमारी अपर लेयर है। तो देखिए हम लोग जब हनी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई भी फ्लूइड है, जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी अपर लेयर ही मूव करती है, लोअर लेयर मूव नहीं करती है। इसको आप लोग समझिए कि भाई हनी यहाँ जैसे जो फ्लूइड है इसकी दो लेयर है, एक अपर लेयर होगा एक लोअर लेयर। तो लोअर लेयर अपनी स्टेशनरी रहती है, ये अपनी जगह से हिलती नहीं है, लेकिन जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो अपर लेयर मूव करती है। तो यहाँ पे देखिए जो अपर लेयर है, ठीक है, वो कितनी तेजी से मूव कर रही है, यानी कि उसकी क्या वेलोसिटी है, और यहाँ पे अपर और लोअर लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो हमारा हो जाता है रेट ऑफ शेयर। यानी कि देखिए रेट ऑफ शेयर इज डिफाइंड एंड चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू प्लेन्स ऑफ लिक्विड। देखिए टू प्लेन्स का मतलब एक हमारा नीचे वाला प्लेन, एक हमारा ऊपर वाला प्लेन। तो ऊपर वाला प्लेन नीचे वाले प्लेन से कितना तेजी से स्लाइड हो रहा है, फिर कितनी तेजी से आगे फ्लो हो रहा है, वो हमारा जो है उसका क्या रेट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि देखिए अपर और लोअर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी आर है, मतलब कि इसकी थिकनेस मान लीजिए इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है, ठीक है। तो डी आर डीवी अपॉन डी आर हमारा हो जाता है रेट ऑफ शेयर। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटोनियन सिस्टम के एग्जांपल की बात करें तो हमारा वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ग्लिसरीन हो गए, तो ये सारे हमारे यहाँ पे न्यूटोनियन सिस्टम के अंडर में आ जाते हैं। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि न्यूटोनियन सिस्टम की बात यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं तो ये क्या है, ये हम लोग यहाँ पे लिक्विड्स के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं तो इनके ऊपर हम लोग यहाँ पे कितना भी फोर्स वगैरह लगाएं, लेकिन इनकी जो यहाँ पे देखिए इनमें फोर्स लगाने पे इनका शेयर रेट तो चेंज होता है क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे विस्कोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विस्कोसिटी यहाँ पे इनकी कांस्टेंट होती है। भाई हम लोगों ने फॉर्मूला में भी देखा था कि जो हमारा ईटा है, ठीक है, वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखिए अभी नॉन न्यूटोनियन के अंदर हम लोग यहाँ पे 2-3 टाइप देखेंगे, तो उन सभी में विस्कोसिटी हमारी नहीं कांस्टेंट होती है, ठीक है, विस्कोसिटी हमारी चेंज होती रहती है। बाकी देखिए इसमें यहाँ पे क्या होता है, फ्लो बिहेवियर इज लीनियर, डबलिंग द फोर्स डबल द फ्लो। देखिए लीनियर का मतलब यही है कि जो हमारा भाई शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस मतलब सिंपली हमारी फोर्स, ठीक है, तो इस फोर्स को जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे हमारा शेयर रेट उतना ज़्यादा होगा। शेयर रेट मतलब वही जो हमारा फ्लो हो रहा है। देखिए सिंपली आप लोग समझिए, शेयर स्ट्रेस को आप लोग सिंपली फोर्स समझ लीजिए और शेयर रेट को आप लोग समझ लीजिए फ्लो, ठीक है, कि कितना फोर्स लगाने पे कितना तेजी से हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है, वही हमारा हो जाता है न्यूटोनियन सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग फोर्स को डबल कर रहे हैं तो हमारा फ्लो भी डबल हो जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोई चीज़ तो जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे फोर्स को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा फ्लो बढ़ जाएगा। बाकी देखिए दे बिगिन टू फ्लो एज सून एज शेयर इज अप्लाइड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर रेट के। तो अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा तेजी से फ्लो होगा, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे यानी थोड़ा सा भी अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस देंगे तो इसमें फ्लो स्टार्ट जरूर हो जाएगा। यानी थोड़ा सा फ्लो देने पे थोड़ा सा शेयर रेट होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा जरूर। अब इस चीज़ को भी ध्यान रखें क्योंकि अभी हम लोग नॉन न्यूटोनियन देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्लास्टिक फ्लो में ये होगा कि हम लोग शेयर स्ट्रेस तो देंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देने पे इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। मतलब अभी जो हमारा सेकंड टाइप का फ्लो है उसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे फोर्स तो लगाएंगे लेकिन इनिशियली ना कोई चेंज होगा ही नहीं, मतलब थोड़ी सी फोर्स लगाने पे कोई चेंज नहीं होगा, जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब चेंज होगा। लेकिन इसमें क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स में थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी देखिए विस्कोसिटी ओनली चेंजेस विद टेम्परेचर नॉट विद स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो न्यूटोनियन सिस्टम है इसमें हम लोग यहाँ पे फोर्स कितना भी लगाएं, लेकिन जो हमारे फ्लूइड की विस्कोसिटी है मतलब उसका गाढ़ापन, विस्कोसिटी मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, गाढ़ापन, कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है या फिर कह सकते हो कोई चीज़ कितना रजिस्ट कर रही है फ्लो होने से। भाई जैसे जो हमारा हनी है वो काफ़ी विस्कस होता है तो हनी इजीली फ्लो नहीं करता है, और वही पानी है तो पानी हमारा लेस विस्कस होता है ना, वो पानी तो इतना गाढ़ा होता नहीं है तो वो जल्दी फ्लो कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब यही है कि
किसी चीज़ की विस्कोसिटी जितनी होगी वो उतनी ही रहेगी, हम लोग कितना भी शियर स्ट्रेस लगा दें। हालांकि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप लोग फोर्स कितना भी बढ़ाइए पर वहाँ पे विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर आप लोगों ने बढ़ाया तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी यहाँ पे कम हो जाती है। बाकी देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट का जो ग्राफ होता है वो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलती है, और यही स्ट्रेट लाइन हमारा बेसिकली विस्कोसिटी को शो करती है, ठीक है, जो कि हमारा एक कांस्टेंट होता है। सिंपल सी बात है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो। देखिए मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा, बट ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। देखिए शेयर स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, वो हमारा हो गया शेयर स्ट्रेस। और शेयर स्ट्रेस लगाने पे इसमें जो फ्लो हो रहा है, लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं शेयर रेट। बाकी बस यही है, बाकी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अपने काइनेमैटिक विस्कोसिटी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा अपने न्यूटोनियन सिस्टम को, ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने काइनेमैटिक विस्कोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो काइनेमैटिक विस्कोसिटी है तो ये कुछ खास नहीं है, ये हमारा सिंपल सा होता है। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली हमारा विस्कोसिटी को हम लोग यहाँ पे देखिए, ये हो गए मान लीजिए नॉर्मली विस्कोसिटी को हम लोग यहाँ पे ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी भी सिस्टम की विस्कोसिटी को हम लोग यहाँ पे उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो वैल्यू हमें मिलती है वही हो जाती है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। यानी देखिए काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ फ्लूइड्स डायनामिक विस्कोसिटी मतलब सिंपल विस्कोसिटी। देखिए डायनामिक से आप लोग कंफ्यूज मत होइए। डायनामिक विस्कोसिटी का मतलब जो फ्लूइड की एक्चुअल विस्कोसिटी होती है उसको अगर हम लोग यहाँ पे उस फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो हो जाती है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। और बाकी देखिए इसका कुछ खास मतलब ऐसा वो नहीं है, ये हमें बस इतना बताती है कि अगर कोई हमारा लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा लिक्विड है, तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, तो शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पे ये फ्लो ना स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फोर्स हम लोग ना अप्लाई करें, कोई भी फोर्स ना अप्लाई करें, तो ये सिंपली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कितना फ्लो करता है वही हमारी यहाँ पे कह सकते हो डिस्क्राइब की जाती है काइनेमैटिक विस्कोसिटी से। बाकी इसकी एसआई यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और कॉमन यूनिट स्टोक्स या फिर सेंटी स्टोक्स हो जाती है। तो बस ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं। और अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि हमारा हो जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो लिक्विड्स है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों ने भी देखा कि जो हमारे न्यूटोनियन लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगाने पे कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले देखा कि शेयर स्ट्रेस से तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चेंज कैसे होती है कि अगर हम लोग यहाँ पे अपने न्यूटोनियन लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। देखिए बहुत सिंपली आप लोग समझिए भाई, विस्कोसिटी मतलब क्या है। विस्कोसिटी मतलब कि कोई चीज़ यहाँ पे कितनी ज़्यादा कह सकते हो थिक है, ठीक है, और थिक होने का मतलब क्या है भाई, कोई चीज़ ज़्यादा थिक तब होगी जब यहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स कह सकते हो थोड़ा सा मतलब जो है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, या फिर कह सकते हो मतलब थोड़ी सी जो है जनरली स्ट्रांग होगी, है ना। अब लिक्विड्स के केस में बात करें तो देखिए लिक्विड्स में क्या होता है भाई, लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी थोड़ी दूर दूर होते हैं। हालांकि इतने दूर नहीं होते हैं, लेकिन सॉलिड्स के कंपेयर में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे इनके बीच में ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती तो है, लेकिन इतनी नहीं होती है, मतलब कि सॉलिड्स के कंपेयर में कम होती है। लेकिन हाँ अगर हम लोग गैस से कंपेयर करें तो गैस के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, जब भी हम लोग यहाँ पे इनको हीट देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हीट देने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और जब इनकी काइनेटिक मतलब मोशन वाली, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये यहाँ पे मोशन मतलब कि मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या, देखिए पहले ये ऑलरेडी थोड़ी दूर थे लेकिन इतनी दूर नहीं थे, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको हीट दी तो ये और ज़्यादा दूर दूर हो गए। और देखिए जब ये और ज़्यादा दूर दूर होंगे तो इनके बीच की जो फोर्स थी, इनके बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। और जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा भाई, ये इजिली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई देखिए विस्कोसिटी मतलब क्या है कि इनके बीच में कह सकते हो रेजिस्टेंस कितना है, और रेजिस्टेंस कब होगा, जब इनके बीच में एक फोर्स वगैरह होगी। और जब हम लोग इस फोर्स को ही ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा भाई, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे किसी लिक्विड्स में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। यानी कि देखिए जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वीकन। यानी कि देखिए अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वैसे ही इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स थी वो कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो जो थोड़ी बहुत फोर्स थी वो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और जब यहाँ पे ये फोर्स वीक होती है तो हमारा जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि देखिए भाई इसी
फोर्स की वजह से कह सकते हो फ्लो में रेजिस्टेंस हो रहा था, या फिर कह सकते हो इनकी विस्कोसिटी कम थी। और जब यहाँ पे ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है और हमारा जो फ्लूइड है वो बहुत इजीली फ्लो करने लगता है, यानी कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। भाई आप लोग इसको सिंपली भी देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे हनी है, ठीक है, शहद को कभी आप लोग यहाँ पे हीट करके देखिए तो शहद पतला हो जाता है, और वहीं शहद को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लो टेम्परेचर में रख दें तो वहाँ पे और ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। यानी सिंपली देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी देखिए एज अ रिजल्ट तो यहाँ पे विस्कोसिटी हमारी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि लिक्विड्स के केस में तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग गैस के केस में करेंगे, ठीक है, तो गैस के केस में क्या होता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि देखिए भाई लिक्विड्स में क्या था, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल यहाँ पे दूर दूर हो जा रहे थे तो इसकी विस्कोसिटी कम हो जा रही थी, लेकिन गैस के केस में तो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतनी दूर दूर रहते हैं, तो इनमें टेम्परेचर बढ़ाने में विस्कोसिटी बढ़ कैसे रही है, क्योंकि देखिए भाई इसमें मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दूर दूर है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब तो यहाँ पे इनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो अब ये और दूर दूर जाने चाहिए, तो इनकी विस्कोसिटी तो और कम होनी चाहिए ना। लेकिन एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑलरेडी बहुत दूर होते हैं, और होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे इनको टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे काफ़ी दूर दूर थे, अब ये आपस में टकराना स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए जब ये आपस में कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए पहले मॉलिक्यूल्स क्या थे भाई, बहुत दूर दूर थे, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल पास में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये बहुत तेजी से एक दूसरे के पास जा रहे, दूर जा रहे, पास जा रहे, दूर जा रहे हैं। तो देखिए जब ये एक दूसरे के पास जाते हैं ना तो इनका कोलिजन बढ़ जाता है, यानी एक दूसरे से टकराना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा पास में आने लगते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास में आते हैं, जब उनके बीच में इतना कोलिजन बढ़ जाता है तो उनकी विस्कोसिटी क्या होता है, बढ़ जाती है। यानी कि देखिए हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस के केस में विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। और रीजन क्या है, मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एट हायर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसमें क्या होगा भाई, जब हम लोग एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमारा कोलिजन ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी विस्कोसिटी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और विस्कोसिटी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए क्या क्या देखा, हम लोगों ने न्यूटोनियन सिस्टम देखा, अपने काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में। बाकी देखिए लॉ ऑफ फ्लो जो था, तो लॉ ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, लॉ ऑफ फ्लो का मतलब वही जो हमारा न्यूटन्स लॉ था, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, तो वही चीज़ हम लोगों ने देखी ली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में। तो भाई देखिए नॉन न्यूटोनियन सिस्टम का सिंपल सा मतलब है, ये हमारे ऐसे फ्लूइड्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारे न्यूटन्स लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। यानी न्यूटन्स लॉ क्या कहता था, न्यूटन्स लॉ कहता था कि हमारी जो विस्कोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है, और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के, है ना, मतलब कि शेयर रेट के। तो देखिए यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन में क्या होता है, इसमें जो हमारी विस्कोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी यहाँ पे चेंज होती रहती है। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखिए भाई हम लोगों ने न्यूटोनियन सिस्टम में क्या देखा था कि इसकी विस्कोसिटी सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है, शेयर स्ट्रेस हम लोग कितना भी लगाएं विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसकी विस्कोसिटी यहाँ पे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो विस्कोसिटी बढ़ती है घटती है उसके बेसिस पे हमारे ये 2-3 टाइप के होते हैं, तो उनको हम लोग अभी देखेंगे। बाकी देखिए इसमें जो फ्लो बिहेवियर है वो भी नॉन लीनियर होता है, यानी इसमें जनरली जो स्ट्रेस और शेयर रेट है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट के बीच में कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं होता है, और न्यूटोनियन सिस्टम में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। और इसमें देखिए विस्कोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद अप्लाइड फोर्स, यानी कि देखिए हमारा न्यूटोनियन सिस्टम में क्या था, विस्कोसिटी हमारी कांस्टेंट रह रही थी, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारी विस्कोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। They are found commonly in pharmaceutical and cosmetic formulation like suspension, emulsion, creams and gels। और यहाँ पे देखिए जो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम है, ठीक है, तो ये हमारा जनरली कहाँ देखने को मिलता है, हमारे जो सस्पेंशन, इमल्सन, क्रीम्स, जेल्स होते हैं उन सभी में हमारा नॉन न्यूटोनियन सिस्टम जो है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बिहेवियर देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखिए ये मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हो गया प्लास्टिक फ्लो, एक हो गया स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, एक हो गया डायलेटेंट फ्लो। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, और ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्लास्टिक फ्लो के बारे में। तो बात करें हम लोग अगर प्लास्टिक फ्लो के बारे में, तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, ये भी हमारा एक टाइप का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर होता है। अब इसमें देखिए होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेयर द फ्लूइड डज नॉट बिगिन टू फ्लो अंटिल अ सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो की सबसे खास बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक टाइप का लिक्विड है। देखिए प्लास्टिक फ्लो, यहाँ पे प्लास्टिक वर्ड तो यूज हुआ है, लेकिन प्लास्टिक का मतलब यहाँ पे प्लास्टिक से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो एक टाइप का ऐसा फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। मतलब ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। और ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमारे ऐसे लिक्विड जो कि प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करते हैं, इसमें होता क्या है कि एक सर्टेन डिग्री तक यहाँ पे ये फ्लो नहीं होते। मतलब कि मान लीजिए इन पे आप एक सर्टेन लिमिट तक शेयर स्ट्रेस अप्लाई करो तब भी एक फ्लो नहीं होंगे, लेकिन अगर एक यील्ड वैल्यू होती है, मतलब कि एक हमारा सर्टेन वैल्यू होते हैं यील्ड वैल्यू, ठीक है, जब इसको आप लोग क्रॉस करोगे तब ये हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारा लिक्विड है, अब इसमें मान लीजिए हम लोगों ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और यहाँ पे तब भी क्या हुआ, इसमें यहाँ पे कोई भी फ्लो देखने को नहीं मिला, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, ये वैसे का वैसा ही। मतलब इस पर आप लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो फिर भी यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने 5 न्यूटन की बजाय 6 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पे फ्लो स्टार्ट हो गया। यानी यहाँ पे देखिए 5 न्यूटन क्या था, 5 न्यूटन यहाँ पे इसकी एक यील्ड वैल्यू थी, ठीक है। मतलब ये ऐसी वैल्यू थी जहाँ तक आप लोग यहाँ पे इस मतलब कितना भी फोर्स लगाओ, ठीक है, ये फ्लूइड यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस यील्ड वैल्यू के पार यानी इसको क्रॉस करके आप लोग फोर्स लगाते हो, ठीक है, 6 न्यूटन का, यहाँ पे हमारी फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, यानी कि ये वो स्ट्रेस जहाँ तक हमारा फ्लूइड जो है फ्लो नहीं होता है उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। यील्ड स्ट्रेस के बाद जो हमारा फोर्स होता है उस पर हमारा ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी देखिए बिलो यील्ड स्ट्रेस फ्लूइड बिहेव्स लाइक अ सॉलिड। यानी कि देखिए अगर हम लोग यील्ड स्ट्रेस के बिलो यानी इसके नीचे बात करें, इसके नीचे आप लोग कितना भी फोर्स लगाओ ये एक सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, यानी ये फ्लो होगा ही नहीं। और इसके पार जैसे ही आप लोगों ने इससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो यील्ड स्ट्रेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए यील्ड स्ट्रेस हमारी जो मिनिमम फोर्स होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है प्लास्टिक फ्लूइड के फ्लो को इनिशिएट करने के लिए। यानी प्लास्टिक फ्लूइड को अगर हमारा फ्लो होना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो फोर्स होती है वो होती है यील्ड स्ट्रेस। वंस यील्ड स्ट्रेस इज ओवरकम द मटेरियल फ्लो लाइक अ फ्लूइड। यानी कि देखिए एक बार हमारा यील्ड स्ट्रेस के पार हम लोग जैसे ही जाते हैं वैसे हमारा फ्लूइड यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इस लेवल तक हम लोग कितना भी फोर्स लगा रहे हैं हमारा फ्लूइड फ्लो ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे यहाँ देखिए यील्ड वैल्यू यानी ये देखिए इस वैल्यू तक, यहाँ पे मान लीजिए इस वैल्यू तक हम लोग जो भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी शेयर रेट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक आप लोगों ने शेयर स्ट्रेस लगाया पर फिर भी कोई शेयर रेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ से आप लोग पार जा रहे हो हमारा शेयर रेट यानी कि फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट्स, ये सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। ना नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो के बारे में। अब देखिए स्यूडो प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है, ये भी हमारा एक टाइप का नॉन न्यूटोनियन लिक्विड होता है। और इसकी देखिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्यूडो प्लास्टिक की, कि जो हमारा विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी है ये हमारी यहाँ पे डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस या फिर कह सकते हो शेयर रेट, क्योंकि शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो शेयर रेट भी बढ़ेगा। तो शेयर स्ट्रेस या फिर शेयर रेट बढ़ने पर क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है। यानी जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा ये लिक्विड जो है इसकी विस्कोसिटी कम होती चली जाएगी। तो ये हमारे ऐसे टाइप के लिक्विड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। तो ये हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर होता है जिसमें विस्कोसिटी डिक्रीज होती है एज द शेयर रेट इंक्रीज। यानी जैसे जैसे हमारी शेयर रेट या फिर शेयर स्ट्रेस बढ़ता है विस्कोसिटी यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाती है। और इसको हम लोग यहाँ पे इस बिहेवियर को शेयर थिनिंग के नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई इसमें कोई यील्ड स्ट्रेस नहीं होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि एक सर्टेन डिग्री का फोर्स लगाओगे तभी फ्लो स्टार्ट होगा। इसमें फ्लो तो स्टार्ट हो जाता है, आप लोग जैसे फोर्स लगाते हो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जैसे जितना फोर्स आप लोग बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा विस्कोसिटी इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ मोर फोर्स, वही चीज़ है। बाकी देखिए इसका जो ग्राफ होता है ना, तो इसका ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यानी नॉन मतलब लीनियर नहीं होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होती है बल्कि नॉन लीनियर ग्राफ हमें देखने को मिलता है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा ब्लड हो गया, योगर्ट हो गया, शैम्पू, पेंट, ये सारे हमारे जो है इसके अंदर आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है डायलेटेड फ्लो के बारे में। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का हमारा ये बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे फोर्स बढ़ाते हैं
इसमें विस्कोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि देखिए डायलेटेंट फ्लो आर दोज हुज विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन शेयर रेट। इन सिंपल वर्ड्स द मोर फोर्स यू अप्लाई द थिकर इट बिकम्स। यानी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो डायलेटेंट फ्लो होता है इसमें जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं इसकी विस्कोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये जैसे जैसे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ये और ज़्यादा हमारा गाढ़ा होता चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके की फीचर्स की बात करें तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, जस्ट अपोजिट होता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो का, है ना। उसमें विस्कोसिटी कम होती है, इसमें बढ़ती है। विथ इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेस इट बिकम्स मोर रेजिस्टेंट टू फ्लो। यानी कि देखिए भाई देखिए विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब ही होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी कोई चीज़ कितनी कितनी मुश्किल से फ्लो हो रही है वही उसकी विस्कोसिटी होती है। जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना कम फ्लो होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जब इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है तो ये यहाँ पे और ज़्यादा फ्लो को रजिस्ट करने लगता है और ये हमारा सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। बाकी देखिए इसमें भी हमारा रिलेशनशिप नॉन लीनियर ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो वाटर में आप लोग कॉर्न स्टार्च का पाउडर डाल दो या फिर जो हमारा थोड़ा कह सकते हो एक वेट सैंड हो गया। और अगर सस्पेंशन है, कोई सस्पेंशन है जिसमें सॉलिड कंटेंट बहुत हाई है, ठीक है, तो वो भी हमारा डायलेटेंट फ्लो की तरह बिहेव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है थिक्जोट्रॉपी। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमारा एक बहुत ही थिक्जोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशंस। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थिक्जोट्रॉपी के बारे में। ठीक है, तो थिक्जोट्रॉपी देखिए क्या होता है। देखिए थिक्जोट्रॉपी देखिए जैसा कि हम लोगों ने भी देखा कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स थे उसमें क्या था, उसमें हमारी विस्कोसिटी यहाँ पे जो है कह सकते हो चेंज हो रही थी, है ना। अच्छा जनरली हम लोगों ने क्या देखा कि सूडो प्लास्टिक में क्या हो रहा था, हमारी विस्कोसिटी क्या हो रहा था, कम हो रही थी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे फोर्स बढ़ा रहे थे, स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, विस्कोसिटी कम हो रही थी। और डायलेटेंट में क्या था, डायलेटेंट में हमारी विस्कोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं विस्कोसिटी भी बढ़ रही है। अच्छा देखिए प्लास्टिक फ्लो में बात करें ना तो प्लास्टिक फ्लो में भी विस्कोसिटी जनरली जो है कम ही होती है। मतलब अगर हम लोग स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो प्लास्टिक फ्लो की विस्कोसिटी कम होती जाएगी। तो जनरली हम लोग बात करें तो जो हमारा प्लास्टिक और सूडो प्लास्टिक फ्लो होते हैं इसमें स्ट्रेस बढ़ाने पे क्या होता है, विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन डायलेटेंट फ्लो में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ाने पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो मान लीजिए हमारे कोई ऐसे लिक्विड हों, ठीक है, हमारे कोई ऐसे लिक्विड हों जो मान लीजिए हमारा प्लास्टिक और सूडो प्लास्टिक के अंडर में आते हों या फिर डायलेटेंट के अंडर में ही आते हों। मान लीजिए हमारा एक टाइप का ए लिक्विड है, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा एक टाइप का सूडो प्लास्टिक लिक्विड है। अब इसमें हम लोगों ने जैसे ही फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा एक टाइप का सूडो प्लास्टिक है। लेकिन मान लीजिए अगर ये फोर्स हटाने पे, ठीक है, मतलब हम लोगों ने फोर्स लगाया तो विस्कोसिटी कम हो गई। लेकिन अगर ये फोर्स जो हम लोग लगा रहे थे अगर हम लोग ये हटा लें और इसकी जो विस्कोसिटी है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में रिटर्न हो जाए, यानी देखिए भाई हम लोगों ने फोर्स लगाया तो इसकी विस्कोसिटी कम हो गई थी, लेकिन अगर फोर्स हटाने पे इसकी विस्कोसिटी पहले मतलब जैसे पहले थी यानी कि फिर से बढ़ जाए, यानी कि जितनी पहले थी उतनी ही हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं थिक्जोट्रॉपी। थिक्जोट्रॉपी का मतलब क्या है, थिक्जोट्रॉपी का मतलब है कि अपनी विस्कोसिटी, ओरिजिनल विस्कोसिटी में फ्लूइड का वापस आ जाना जब भी हम लोग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थिक्जोट्रॉपी। अब देखिए डायलेटेंट सिस्टम में भी हम लोग बात करें तो विस्कोसिटी भाई बढ़ रही थी ना हमारी स्ट्रेस के साथ, तो अगर हम लोग स्ट्रेस को रिमूव करें और विस्कोसिटी हमारी नॉर्मल दोबारा घट के नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं थिक्जोट्रॉपी एंड डायलेटेंट। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे थिक्जोट्रॉपी देखिए हमारा क्या होता है, एक टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर होता है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो हमारी विस्कोसिटी चेंज होगी, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे विस्कोसिटी नॉर्मल हो जाएगी। विस्कोसिटी डिक्रीजेज ओवर टाइम व्हेन शियर इज अप्लाइड। भाई देखिए जनरली अगर हम लोग सूडो प्लास्टिक को प्लास्टिक में बात करें तो क्या होता है, विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर यही विस्कोसिटी हमारे जो है शेयर यानी कि जैसे हम लोग फोर्स को हटाते हैं अगर विस्कोसिटी हमारी ग्रेजुअली रिकवर्स यानी कि अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं थिक्जोट्रॉपी। थिक्जोट्रॉपी इज मोस्टली ऑब्जर्व इन सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स बट में ऑल्सो अकर्स इन प्लास्टिक एंड डायलेटेंट। अब देखिए जनरली तो ये सूडो प्लास्टिक में ही देखने को मिलता है, लेकिन ये डायलेटेंट और प्लास्टिक फ्लो में भी देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए थिक्जोट्रॉपी को हम लोग दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक हम लोग स्टडी कर सकते हैं थिक्जोट्रॉपी इन प्लास्टिक एंड सूडो प्लास्टिक, एक हो गया डायलेटेंट। तो देखिए इन प्लास्टिक एंड सूडो प्लास्टिक सिस्टम इंक्रीजिंग द शियर स्ट्रेस ग्रेजुअली डिक्रीजेज द विस्कोसिटी। यानी कि देखिए प्लास्टिक और सूडो प्लास्टिक में क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होता है विस्कोसिटी फोर्स बढ़ाते हैं विस्कोसिटी कम होती है,
ठीक है। बट व्हेन दिस शेयरिंग स्ट्रेस इज रिमूव, लेकिन जैसे हम लोग फोर्स को रिमूव करते हैं, अगर ये विस्कोसिटी को दोबारा से अपना पा लेते हैं, ठीक है, रीगेन द विस्कोसिटी, तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं थिकजोट्रॉपी इन प्लास्टिक एंड सूडो प्लास्टिक सिस्टम। जैसे इसका एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए हमारे एक टाइप का जेल है, अब इसमें आप लोगों ने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो जेल भाई देखियो जेल क्या होता है, जेल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, तो अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो भाई ये थोड़ा सा इसकी विस्कोसिटी कम होगी, अगर ये प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करेगा सूडो प्लास्टिक को, तो ये हमारा सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग शेयर स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, अगर ये दोबारा से जेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं थिकजोट्रॉपी इन प्लास्टिक एंड सूडो प्लास्टिक सिस्टम। अब इसमें देखिए, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा कुछ इस टाइप से होता है। जैसे भाई हम लोगों ने क्या देखा था, शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट का हम लोग जब ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे जो हमारा स्लोप मिल रहा था, ये हमारा विस्कोसिटी को ही तो शो कर रहा था। तो इसमें देखिए थिकजोट्रॉपी में हम लोग क्या दिखाते हैं कि विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज तो हो रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या होता है फोर्स को हटाते हैं, वैसे देखिए विस्कोसिटी क्या है, देखिए वापस आ रही है। विस्कोसिटी मतलब देखिए पहले चेंज हो रही है, फिर ये वापस आ रही है अपनी पोजीशन पे, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कर्व वापस घूमने लगता है। तो इसी चीज़ को हम लोग दिखाते हैं थिकजोट्रॉपी में। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थिकजोट्रॉपी इन डायलेटेंट सिस्टम की बात करें, तो देखिए डायलेटेंट सिस्टम में क्या होता है भाई, शेयर स्ट्रेस बढ़ाने पे विस्कोसिटी बढ़ती है, तो अगर यहाँ पे भी हमारा क्या हो, शेयर स्ट्रेस हटाने पे विस्कोसिटी दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं थिकजोट्रॉपी इन डायलेटेंट सिस्टम। जैसे इसका एग्जांपल मान लीजिए हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, और ये हमारा डायलेटेंट सिस्टम को फॉलो करता है, तो जैसे जैसे हम लोग इसमें शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, फिर ये गाढ़ा होता चलेगा, जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस को हटाएं और ये दोबारा से सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, तो यही प्रॉपर्टी हो जाएगी ये थिकजोट्रॉपी। अब इसका ग्राफ हमारा जो है कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है, इसमें भी हमारा विस्कोसिटी जो है वापस रिटर्न होने लगती है। अब थिकजोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशंस की बात करें, तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक दे रखा है थिकजोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। तो थिकजोट्रॉपी हमारी फॉर्मुलेशन में किस तरीके से रोल प्ले करती है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अगर हम लोग टॉपिकल प्रिपरेशन की बात करें, टॉपिकल मतलब कि जो हमारा स्किन वगैरह पे अप्लाई करी जाती है, जैसे क्रीम वगैरह, तो भाई देखिए थिकजोट्रॉपी, मान लीजिए हमारा कोई ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि हमारा थिकजोट्रॉपी को फॉलो करता है, तो उसमें क्या होगा भाई, जैसे हम लोग क्रीम एंड जेल है, ठीक है, तो उस स्प्रेड्स इजली ऑन स्किन ड्यू टू लो विस्कोसिटी। भाई देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे मान लीजिए क्रीम है, क्रीम को हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग क्या होता है उस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, और हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो क्रीम वगैरह होती है वो सूडो प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करती हैं। तो जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो विस्कोसिटी कम होगी। लेकिन जैसे हम लोग क्या होगा भाई, देखिए जब हमें लगाना है तो हमें चाहिए कि क्रीम आसानी से लग जाए, तो क्रीम आसानी से कब लगेगी, जब वो इजिली फ्लो होगी, और इजिली फ्लो कब होगी, जब उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो जब हम लोग लगा रहे क्रीम को, तो हमें चाहिए कि विस्कोसिटी कम हो तो वो इजीली लग जाए। लेकिन लगने के बाद हमें ये भी चाहिए कि भाई अब लगने के बाद वो ऐसा ना हो कि हम लोगों ने जहां लगाया वहां से फ्लो करके कहीं और ही पहुंच जाए, ठीक है, या फिर गायब हो जाए, तो वहां पे फिर वो अपनी जगह पे चिपकी भी रहे लगाने के बाद। तो वो कब होगा, वो हमारा तब होगा जब विस्कोसिटी उसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए भाई थिकजोट्रॉपी यही तो बताता है कि आप लोगों ने शेयर स्ट्रेस लगाया तो क्रीम हमारा क्या होगा, क्रीम आसानी से अप्लाई हो गई, उसकी विस्कोसिटी कम हो गई। लेकिन जैसे ही आप लोग शेयर स्ट्रेस रिमूव करोगे तो क्रीम की विस्कोसिटी दोबारा बढ़ जाएगी, और वो अपनी जगह जहां पे आप लोगों ने लगाया वहां पे चिपकी रहेगी। तो देखिए creams and gel spreads easily on skin due to low viscosity under shear stress and after application regain their viscosity so that they can stay, यानी कि जहां आप लोगों ने लगाया वहीं पे वो रुकी रह सके, इसलिए विस्कोसिटी अपनी वापस पा जाती है। अब सस्पेंशन में भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन हमारा होता है कि जो हमारा मान लीजिए कि जो हमारा एक लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड में जो हमारे सॉलिड ग्रेन्यूल्स मिक्स रहते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। तो भाई देखिए सस्पेंशन में हमें क्या चाहिए, जब हमें पीना हो, ठीक है, तो जब हमें पीना हो तो हम लोग उसको शेक करें। शेक करने पे क्या हो रहा है, हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने पे उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा और पोरेबल, मतलब कि वो इजिली पोर हो सकेगा, हम लोग पी सकेंगे। लेकिन भाई पीने के बाद क्या होगा, पीने के बाद हमें चाहिए कि हमारा यहाँ पे वो दोबारा से स्टेबल हो जाए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फोर्स रिमूव करेंगे तो वो दोबारा से थिक हो जाएगा, ताकि सस्पेंडेंट पार्टिकल्स यहाँ पे उसमें सेटल ना हो। भाई देखिए सस्पेंशन की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे नीचे जाके बैठने लगते हैं। तो अगर ये हो गया तो हमारा सस्पेंशन खराब हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ कब होगी, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, और भाई पीते समय हमें चाहिए कि थोड़ा सा लिक्विड का जो है कह सकते हो पतला हो जाए, तो वो उसकी विस्कोसिटी पीते समय कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग शेक करते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो वो दोबारा से हमारा विस्कस हो जाएगा। बाकी देखिए इंजेक्शंस में भी बात करें तो जब भी इंजेक्शन में मान लीजिए हमारा कोई ऐसा फ्लूइड है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करें, तो जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, तो वो हमारी बॉडी में इजीली चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी दोबारा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब फोर्स रिमूव हो चुकी है, तो वो हमारा लीकेज को प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए थिकजोट्रॉपी हमारा इस तरीके से बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारे फॉर्मुलेशंस के अंडर में।
नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा थिकजोट्रॉपी वगैरह को। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस रियोलॉजी लिक्विड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हम बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि हमारे यहाँ पे जो लिक्विड्स होंगे, ठीक है, तो इन लिक्विड्स की विस्कोसिटी को हम लोग पता लगाएंगे कि जो लिक्विड्स की विस्कोसिटी है वो है कितनी, ठीक है। अब इसको पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कुछ हमारे सिस्टम होते हैं, कुछ हमारे विस्कोमीटर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कैपिलरी विस्कोमीटर हो गया, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर हो गया, रोटेशनल विस्कोमीटर हो गया, इन सब का यूज करके हम लोग विस्कोसिटी को पता लगाएंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी का मतलब है इसमें हम लोग यहाँ पे वेरियस टाइप के विस्कोमीटर जैसे कि कैपिलरी, फॉलिंग स्फीयर, रोटेशनल, इन सब का यूज करके विस्कोसिटी को पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कैपिलरी विस्कोमीटर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, इन थ्योरी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा होता है और काम कैसे करता है। देखिए, ये जो कैपिलरी विस्कोमीटर है, ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का होता है, जो कि हमारा यूट्यूब शेप का होता है, मतलब कि यू शेप का होता है, ठीक है, और एक ट्यूब फॉर्म में होता है कैपिलरी विस्कोमीटर। अब देखिए, इसमें काम कैसे करता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे दो सैंपल लेते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड सैंपल, ठीक है, स्टैंडर्ड, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है, उसकी विस्कोसिटी वगैरह हमें पता होती है। एक होता है हमारे यहाँ पे टेस्ट सैंपल, जिसके बारे में हमें पता करना होता है, या फिर कह सकते हो जिसकी विस्कोसिटी हमें मेजर करनी होती है। तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट सैंपल लेते हैं, ठीक है, और इस टेस्ट सैंपल को हम लोग यहाँ पे इस यूट्यूब विस्कोमीटर में डाल देते हैं। अच्छा, कहाँ तक डालते हैं, इस वाले मार्क तक डालते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे इधर इस वाले मार्क तक डालेंगे तो ये इधर भी लगभग यहाँ तक फिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई, जैसे जैसे यहाँ पे डालेंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा, तो ये दोनों बराबर में यहाँ पे मतलब लगभग यहाँ तक फिल हो जाएगा। देखिए, जब ये यहाँ तक फिल हो गया तो हम लोग करेंगे क्या, इसकी जो दूसरी वाली साइड है, ठीक है, इस दूसरी वाली साइड में हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर से यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारा सक्शन पंप लगा होता है, सक्शन पंप, ठीक है। तो इस सक्शन पंप से हम लोग यहाँ पे इसको सक करेंगे, ठीक है, सक मतलब कि इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो देखिए, जब हम लोग करेंगे क्या, इस लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचेंगे इस वाली साइड से, तो ये लिक्विड क्या होगा, देखिए पहले लिक्विड सिर्फ यहाँ तक था, तो लेकिन देखिए अब क्या होगा, जब हम लोग ऊपर तक खींचेंगे तो ये ऊपर होता 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 यहाँ तक आएगा। देखिए, जैसे ही यहाँ तक आता है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड को यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको इसकी नेचुरल ग्रेविटी पे छोड़ देंगे। देखिए, समझ रहे हो ना, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विड को फिल किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी वाली साइड से इसको ऊपर की तरफ खींचा। ऊपर की तरफ खींचने के बाद हम लोगों ने इसको दोबारा छोड़ा। अब देखिए, छोड़ने के बाद बहुत ध्यान समझिए, जैसे ही ये भाई देखिए, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये लिक्विड की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, यहाँ तक थी, है ना, तो ये छोड़ने के बाद यहाँ तक तो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाने से पहले जैसे ये लिक्विड यहाँ पे इस ए वाले पॉइंट पे आएगा, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिक्विड को छोड़ेंगे तो जब ये लिक्विड ए वाले पॉइंट से गुजरना स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब भाई देखिए लिक्विड वापस यहाँ तक जाना चाहेगा, तो यहाँ तक जाने के लिए इसको ए से भी तो गुजरना होगा। तो जब ये ए से गुजरेगा तो जैसे ही ए से गुजरेगा हम लोग यहाँ पे एक स्टॉप वॉच रखते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे और ए से बी तक, यानी कि देखिए अब यहाँ से गुजरते गुजरते यहाँ तक भी गुजरेगा, तो ए से बी तक यहाँ पे इसको ट्रैवल करने में, इस लिक्विड को वापस जाने में ए से बी तक, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वापस जाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी देखिए जब ए से गुजरेगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और बी जैसे ही बी के पास पहुँचेगा हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या होगा, हम लोग यहाँ पे अपना टाइम मेजर कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या हुआ, हमें यहाँ पे टाइम मिल गया, कौन सा टाइम कि ए से बी तक जाने में लिक्विड को कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और ये टाइम था हमारा T1। T1 क्या था, T1 हमारा वो टाइम था जो हमारे सैंपल लिक्विड को ए से बी तक पास होने में लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड लेंगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड के साथ भी सेम चीज़ करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे यहाँ तक जो है पहले फिल करेंगे, फिर सक करेंगे, सक करने के बाद ए से बी तक छोड़ेंगे और टाइम मेजर करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो टाइम मिल जाएगा, एक हमें मिल जाएगा T1, एक हमें मिल जाएगा T2। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हमारा हो जाता है η1/η2 इज इक्वल टू ρ1T1/ρ2T2। तो इसमें देखिए η1 हमारा वही विस्कोसिटी होती है टेस्ट लिक्विड की, जिसको हमें पता करना होता है। η2 हमारी विस्कोसिटी होती है स्टैंडर्ड की, जो कि हमें पता होती है। भाई ρ1 और ρ2 ये हमारी डेंसिटी होती है दोनों लिक्विड की, ये हमें पता होती है। और T1 T2 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिख के रख के और हम लोग यहाँ पे क्या होता है अपने η1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारा हो जाता है विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैपिलरी विस्कोमीटर में चीज़ें परफॉर्म करते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जो कैपिलरी विस्कोमीटर ये हमारा एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे विस्कोसिटी मेजर करते हैं।
ठीक है, बाई द टाइम टेकन, यानी कि इसमें एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को जो है नैरो कैपिलरी ट्यूब में पास होने में कितना टाइम लगता है, उसी टाइम को मेजर करके हम लोग यहाँ पे जो है विस्कोसिटी को पता करते हैं। बाकी देखिए इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो हमारा होता है ओस्टवाल्ड यूट्यूब विस्कोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा ओस्टवाल्ड यूट्यूब विस्कोमीटर होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए द विस्कोसिटी ऑफ डिजायर सैंपल इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द फ्लो टाइम ऑफ द टेस्ट लिक्विड विद द स्टैंडर्ड लिक्विड, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, टेस्ट और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं। अब प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विस्कोमीटर को टेस्ट लिक्विड से फिल कर देंगे अप टू द मार्क, यानी इस मार्क तक। ठीक है, उसके बाद देखिए यूज सक्शन टू ड्रॉ द लिक्विड अबव द अपर टाइमिंग मार्क, यानी कि देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर से सक्शन पंप के थ्रू ऊपर की तरफ खींचेंगे अपर टाइमिंग मार्क। देखिए ए होता है अपर टाइमिंग मार्क, बी होता है लोअर टाइमिंग मार्क। अपर टाइमिंग मार्क यानी जहां से हमें स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है, लोअर टाइमिंग मार्क यानी जहां से हमें स्टॉप वॉच बंद करनी है। तो ए से ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए रिलीज एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एज द लिक्विड पासेज द अपर मार्क। और देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसको रिलीज कर देंगे और जैसे यहाँ पे ए से पास होगा हम लोग स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टॉप द वॉच एज द लिक्विड क्रॉसेज द लोअर मार्क, और जैसे ही नीचे वाले से पास होगा हम लोग वॉच को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना टाइम रिकॉर्ड द टाइम रिकॉर्ड, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे जो T1 टाइम था उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिपीट द सेम प्रोसीजर विद स्टैंडर्ड लिक्विड, हम लोग यहाँ पे सेम चीज स्टैंडर्ड के साथ करेंगे और उसके बाद गिवन फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे और इस तरीके से हमारी विस्कोसिटी हमें पता चल जाएगी। अब एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन जेल्स, इन सबकी विस्कोसिटी को पता करने में करते हैं। ना सेकंड टाइप हमारा हो जाता है यहाँ पे हमारा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। अब देखिए ये भी हमारा बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिगर से ही समझते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका कुछ इस टाइप का फिगर देखने को मिलता है और इसमें देखिए होता क्या है, इसमें भी हमारी एक जो है कह सकते हो सैंपल ट्यूब होती है। देखिए ये पूरी हमारी ट्यूब नहीं है, बल्कि ये जो आप लोग को ये वाली दिख रही है ये, ठीक है, सिर्फ यही हमारी ट्यूब होती है। और यहाँ पे ये हमारा एक कह सकते हो एक ग्लास चैम्बर होता है। ठीक है, इसके अंदर बंद होती है ट्यूब और ये ग्लास चैम्बर हमारा वाटर से फिल होता है। यहाँ पे हमारा वाटर होता है, ये हमारी ट्यूब होती है। अब इसमें होता है क्या, इसमें हमारी एक स्टील बॉल होती है और यहाँ पे भी देखिए लगभग सेम ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी एक अपर मार्क होता है, एक लोअर मार्क होता है। तो यहाँ पे इस बॉल को हम लोग क्या होता है, इस बॉल को हम लोग यहाँ पे ऊपर से छोड़ते हैं। ठीक है, और ऊपर से छोड़ने के बाद देखिए जैसे ही यहाँ से पास होती है हम लोग स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही बॉल यहाँ पे पास होते होते नीचे यहाँ तक जाएगी तो ये जब यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल को पहुँचने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद सेम चीज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग इस टी की वैल्यू रख के अपना कैलकुलेट कर लेते हैं विस्कोसिटी को। बाकी देखिए अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को देखें तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे हॉपलर फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर बोलते हैं और ये हमारे स्टोक्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। मेथड की बात करें तो इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, जो हमारा विस्कोमीटर होता है तो इसके अंदर हमारे एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है जो कि हमारे लिक्विड से फिल होती है। मतलब देखिए भाई ये ग्लास ट्यूब जो है इसी के अंदर हमारा वो लिक्विड फिल होता है जिसकी हमें विस्कोसिटी पता करनी है। तो इसी वाले लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉल को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द ट्यूब इज इनक्लोज बाय कांस्टेंट टेम्परेचर जैकेट इन विच वाटर इज सर्कुलेटेड, यानी कि देखिए अब और ये जो ट्यूब है ये हमारा यहाँ पे ये जैकेट मतलब कि ये हमारा चैम्बर होता है। ठीक है, जिसके अंदर वाटर फिल होता है। अ ग्लास और स्टील बॉल इज अलाउड टू फॉल डाउन, और हम लोग यहाँ पे ग्लास या स्टील बॉल को छोड़ते हैं। द फॉलिंग टाइम इज रिकॉर्डेड, और हमारा जो भी टाइम लगता है उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए द विस्कोसिटी ऑफ द टेस्ट लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला, और यहाँ पे मतलब फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू TSB माइनस ST इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ईटा हमारा विस्कोसिटी होता है, टी हमारा वही टाइम ट्रेवल होता है, SB देखिए SB हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल और ST होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जो कि हमें पता होती है, और B हमारा कांस्टेंट होता है पार्टिकुलर बॉल के लिए, यानी जिस मटेरियल की बॉल आप लेंगे उसका B हमारा पता होता है हमें। तो ये सारी चीज़ें रख के हम लोग यहाँ पे विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है, तो हमारा थोड़ा सा बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, और न्यूटोनियन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट ऑयल, पॉलीमर इंडस्ट्री। ठीक है, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है रोटेशनल विस्कोमीटर। अब देखिए ये भी हमारा बहुत ही सिंपल, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए रोटेशनल विस्कोमीटर को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का होता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसमें हमारा एक टाइप सबसे मोस्ट कॉमन होता है हमारा यहाँ पे कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। तो यहाँ पे देखिए कोन एंड प्लेट हमारा एक टाइप का रोटेशनल विस्कोमीटर होता है। इसमें ये हमारा होता है कोन और ये हमारी होती है प्लेट। अब इसमें देखिए होता क्या है, ये जो हमारी प्लेट होती है तो यहाँ प्लेट में देखिए यहाँ पे हमारा स्पेस होता है, यहाँ पे हम लोग अपने लिक्विड को फिल करते हैं।
ठीक है, लिक्विड को, जिस लिक्विड की विस्कोसिटी पता करनी है। और उसके बाद एक हमारा यहाँ पे कोन होता है। अब ये कोन हमारा क्या होता है, इस कोन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस लिक्विड को फिल करते हैं, इस कोन को हम लोग क्या करते हैं, इस कोन को हम लोग नीचे लाते हैं। ठीक है, तो नीचे जब लाते हैं तो नीचे यहाँ पे अब देखिए ये जो है पहले थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद ये हमारा यहाँ पे इस लिक्विड के पास बिल्कुल सेट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पे इस कोन को जो है घुमाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम लोग इस कोन को घुमाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए भाई कोन घूम किसके ऊपर रहा है, इस लिक्विड के ऊपर। तो ये जो लिक्विड है ये जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना ज़्यादा एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कह सकते हो हमारा जब ये घूमेगा, ठीक है, तो ये घूमेगा तो रोटेशन जब करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिक्विड यहाँ पे हमारा एक कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होगा ना, उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी को पता कर लेंगे। यानी कि रेजिस्टेंस टू फोर्स, यानी कि कह सकते हो हमारा एक फोर्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाएगा और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, यानी बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपना टॉर्क को कैलकुलेट करके हमारी विस्कोसिटी को पता करेंगे। अब टॉर्क मतलब कैसे करेंगे तो वो हमारा हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, रोटेशनल विस्कोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर बोथ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। और इसमें देखिए न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन दोनों का हम लोग कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो दो देखे, लास्ट के जो दो देखे, वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स में ही मेनली काम आते थे, लेकिन ये वाला हमारा न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन दोनों पे काम आ जाता है। और मोस्ट कॉमनली हमारा जो कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर होता है यही यूज होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, इन रोटेशनल विस्कोमीटर अ कोन इज प्लेस्ड ओवर अ फ्लैट प्लेट, यानी कि एक कोन हमारा फ्लैट प्लेट के ऊपर प्लेस होता है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्ट लिक्विड इन बिटवीन, यानी कि इस और इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, हमारा टेस्ट लिक्विड होता है। द रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि देखिए हमारा जो टॉर्क होता है, ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, ऑफर्ड बाय द लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स विस्कोसिटी। भाई देखिए विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी भी सेम ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए जब ये हमारा गोल गोल घूमेगा तो यहाँ पे ये जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी चीज़ को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे विस्कोसिटी पता कर लेंगे। प्रोसीजर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट लिक्विड को प्लेट के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो प्लेट के ऊपर हम लोग लिक्विड को रखेंगे। उसके बाद लोअर द कोन ऑन टू द सैंपल, उसके बाद कोन को नीचे लाएंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। स्टार्ट रोटेशन एट डिजायर्ड आरपीएम, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिजायर्ड आरपीएम पे, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। मेजर द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे इस रोटेशन में कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारी विस्कोसिटी को यहाँ पे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब विस्कोसिटी देखिए, ईटा हमारा विस्कोसिटी हो जाता है, कि हमारा इंस्ट्रूमेंटल कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि हमें पता होता है। वी हमारा आरपीएम होता है, ठीक है, ये वी हमारा आरपीएम होता है, कितने रेट पर मिनट रोटेट कर रहा है, कितने रोटेशन पर मिनट हमें देखने को मिल रही है। और टी हमारा हो जाता है टॉर्क रीडिंग। ठीक है, तो इन सभी को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे अपनी विस्कोसिटी पता लगा लेते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट रियोलॉजी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है एक पोर्शन खत्म होता है और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि हमारा हो जाता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे रियोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा सॉलिड्स में हम लोग बेसिकली रियोलॉजी को स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड देखिए भाई क्या होता है, हमारा सिंपल सी बात है कि जो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इस पर कोई फोर्स लगाएं और इस सॉलिड का शेप साइज वगैरह चेंज हो जाए, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। बाकी देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में देखें तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड मटेरियल चेंजेस इट्स शेप साइज और बोथ, यानी कि इसमें देखिए इसमें हमारा हो सकता है सॉलिड का शेप चेंज हो रहा हो सकता है, उसका साइज चेंज हो रहा हो सकता है, दोनों चीज़ चेंज हो रहा है। और ये होगा कब, जब हम लोग यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। बाकी देखिए आप लोग को पता है कि जो हमारा सॉलिड है, ठीक है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो भाई हमारा सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल्स, वो हमारे बहुत पास होते हैं। तो देखिए अब सॉलिड में जो फोर्स है, सॉलिड में जो चेंज है, ठीक है, ये होगा कब, ये होगा तभी जब इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पे इनके अंदर जो है चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो फोर्स है वो हमारी स्ट्रॉन्ग इनफ होनी चाहिए जो है सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन कराने के लिए। बाकी देखिए डिफॉर्मेशन हमारा दो टाइप का हो सकता है, इलास्टिक या फिर प्लास्टिक, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। बाकी देखिए टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का होता है, वही जो हम लोगों ने भी देखा, इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि कौन कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होती है डिफॉर्मेशन के अंदर में, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फोर्स है, तो हमारी फोर्स जो है मतलब किस तरह का डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके बेसिस पे हमारी अलग अलग टाइप की फोर्स हो सकती है। जैसे एक हमारे हो गए टेंसाइल फोर्स। अब देखिए टेंसाइल फोर्स क्या करती है, जैसे मान लीजिए हमारा मटेरियल है
और इस पर हम लोग ऊपर की तरफ मतलब इसको मटेरियल को खींचने मतलब इस मटेरियल को अगर हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको खींचने के लिए हम लोग जो फोर्स लगाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल फोर्स, जो कि क्या करेगी मटेरियल को स्ट्रेच करेगी। यानी टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, मटेरियल की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि हम लोग इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। एक हमारे हो जाते हैं कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स मतलब इसको दबा रहे हैं, तो दबाने के बाद क्या होगा, इसकी लेंथ यहाँ पे छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। एक हो जाती है शियर फोर्स। देखिए शियर फोर्स क्या होती है, शियर फोर्स मतलब जब हम लोग यहाँ पे ऊपर से एक पैरेलल स्लाइडिंग फोर्स लगाते हैं, मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे इसकी ऊपर लेयर पे एक पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, शियर फोर्स लगाने पे हमारा जो सॉलिड है उसमें कुछ इस तरह का शेप चेंज देखने को मिलता है, मतलब इसमें एंगुलर चेंज देखने को मिलता है हमारा शेयर स्ट्रेस में, शेयर फोर्स में। और टॉर्जनल फोर्स क्या होती है, टॉर्जनल मतलब कि जैसे मान लीजिए जब कभी कपड़ा वगैरह हम लोग यहाँ पे हमारा गीला कपड़ा हम लोग सुखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं, मरोड़ते हैं, है ना। तो जब ऐसे 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 वाली फोर्स लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए रबर है, ठीक है, अब इस पर अगर मैं इस तरह की फोर्स लगा रहा हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल फोर्स। तो इस तरह के हमारे बहुत सारी फोर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं डिफॉर्मेशन में, और ये सभी चीज़ें क्या करती हैं भाई, हमारा डिफॉर्मेशन कराती हैं सॉलिड्स में। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जो डिफॉर्मेशन है ये हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक। अब देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो इलास्टिक का मतलब ऐसा डिफॉर्मेशन जिसमें हमारा टेम्परेरी चेंज होता है, यानी जब तक हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तब तक तो चेंज होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स हटाते हैं हमारा जो भी मतलब मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो ऐसे ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है, और ऐसे डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा रबर हो जाता है। अब देखिए जैसे ये रबर है, अब इस पर मान लीजिए कि मैं इस तरह का एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ तब तक इसका शेप क्या है भाई, ये डिफॉर्म हो गया ना। पहले इसका शेप ओरिजिनल शेप कैसा था, ऐसा था, और मैंने फोर्स लगाई तो ये ऐसा हो गया, लेकिन जैसे ही फोर्स मैंने रिमूव करी, ठीक है, देखिए ये वापस अपने शेप में आ गया। यानी देखिए जब तक हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तब तक तो ये डिफॉर्मेशन है, लेकिन जैसे ही फोर्स रिमूव कर रहे हैं डिफॉर्मेशन भी हट जा रहा है। तो ऐसे टाइप के डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बाकी ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसमें जैसे हम लोग फोर्स हटाते हैं रबर मतलब जो भी मटेरियल है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, और ये हमारा हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। बाकी देखिए ये हमारा जो है मटेरियल की इलास्टिक लिमिट, यानी कि देखिए एक चीज़ है, इस रबर पे देखिए इस रबर पे जो है एक लिमिटेड फोर्स लगाएंगे तब तक तो ये वापस आ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए इस रबर पे मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊं, ठीक है, इतना ज़्यादा फोर्स लगाऊं कि ये रबर को मैं तोड़ ही दूं, ठीक है, तो अगर ये रबर दो पार्ट में ब्रेक हो गया तो क्या होगा भाई, तब ये वापस अपने शेप में थोड़ी आएगा। तो इस रबर पे जितना फोर्स इतना वो फोर्स जो जितना लगाने पर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट के अंडर में ही हमारी इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर हमारा कोई मटेरियल जाता है तो हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगर हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं होता है, जब तक फोर्स लगाते हैं तब तक चेंज है, जैसे हटा लिया वैसे नॉर्मल हो गया। इंस्टेंटेनियस यानी कि देखिए इसमें हमारा जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं वैसे ही चेंज देखने को मिल जाता है। भाई देखिए अगर मान लीजिए मैंने इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाई तो इसमें चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे कम फोर्स लगाएंगे तो कम चेंज होगा, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और यही हमारा होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली देखिए क्या होता है, हुक्स लॉ हमारा बताता है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन क्या चीज़ है, देखिए बहुत सिंपल है। स्ट्रेस का मतलब हमारा वो फोर्स, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो हमारा सॉलिड है उसके यूनिट एरिया पे जो फोर्स हम लोग लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस यानी कि फोर्स लगाने पर ये इसके अंदर कैसा चेंज आ रहा है। भाई देखिए अगर मान लीजिए एक सॉलिड है तो इसके ऊपर अगर हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं ऊपर की तरफ खींचने वाला, तो क्या होगा भाई, इसके अंदर इसकी लेंथ में चेंज होगा। अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो ये छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो देखिए जो चेंज आ रहा है इसके अंदर, इस चेंज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। यानी कि देखिए चेंज हमारा स्ट्रेन हो गया और जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस लगाने पे सॉलिड के अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेन, और जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब यही है, हुक्स लॉ का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस देंगे उतना ज़्यादा चेंज होगा। भाई देखिए अगर मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाई तो थोड़ा चेंज हुआ, और ज़्यादा लगाई तो देखिए अब ये कितना ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हो उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। तो अब देखिए भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, तो इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं ई, और ई हमारा हो जाता है यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये ई हमारा होता है यंग्स मॉडुलस।
अब ये यंग मॉडुलस क्या होता है, ये हमारा स्टिफनेस को मेजर करता है। अगर यंग मॉडुलस हमारा हाई है तो हमारा जो मटेरियल है वो ठीक है वो बहुत ज़्यादा कठोर होगा, कड़ा होगा, यानी देखिए जो जितना ज़्यादा कठोर होगा वो उतना लेस इलास्टिक होगा। और अगर हमारा मॉडुलस जो है यंग मॉडुलस लो है तो हमारा बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा, यानी लो है तो फ्लेक्सिबल है, अगर हाई है तो मटेरियल यहाँ पे जल्दी मतलब उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बाकी देखिए इलास्टिक लिमिट की बात करें तो ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है जो कि हमारा एक मटेरियल झेल सकता है, और इसके पार क्या होगा, इसके पार हमारा यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी उसमें अंदर एक परमानेंट चेंज आ जाएगा। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन के हमारे एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा रबर हो गया, ह्यूमन स्किन, भाई देखिए ह्यूमन स्किन भी हमारा इलास्टिक होती है, जब तक खींचो तब तक चेंज है, जैसे छोड़ो वापस आ गई। और हमारा फार्मास्यूटिकल पोलाइमर्स, तो ये सारे हमारे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है भाई, ये जस्ट उल्टा होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हमारा एक परमानेंट चेंज देखने को मिल जाता है जब भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस लगाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मटेरियल जो है अपनी पोजीशन में वापस नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, मतलब कि ये इस पेन का कैप है, ठीक है। अब मान लीजिए इस कैप को देखिए, इस कैप को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर, इस पे ऊपर फोर्स लगाऊँ, ठीक है, और फोर्स लगा के अगर मैंने इसको इस तरीके से बेंड कर दिया तो अब देखिए बेंड होने के बाद क्या होगा, अब ये वापस अपनी पोजिशन पर नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारा चेंज हो रहा है ना, ये हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने फोर्स लगा के इसको जब डिफॉर्म किया तो ये वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आया। अब इसको आप लोग सिंपली समझ सकते हो, जैसे एक लोहे का रॉड है, ठीक है, तो लोहे के रॉड को आप लोग एक बार बेंड कर दो, एक बार मुड़ गया किसी तरह, तो वो वापस थोड़ी सी अपने शेप में आएगा, तो वही हो जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बाकी इसमें देखिए द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर द फोर्स इज रिमूव, यानी कि इसमें फोर्स रिमूव करने पे भी हमारा मटेरियल वापस नहीं आता है। ये हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो एटमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो स्लिप्स हो जाता है, यानी कि जो हमारा एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारा परमानेंट यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हुक्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, और इसके अंदर एटमिक स्ट्रक्चर में डिसलोकेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स डिसलोकेट हो जाते हैं, और यहाँ पे अकर्स एट हायर स्ट्रेस लेवल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक लोहे की रॉड है, अब उस लोहे की रॉड पे आप लोग थोड़ा स्ट्रेस लगाओगे तो ऐसा थोड़ी कि आप लोगों ने बस थोड़ा सा फोर्स लगाया उसके अंदर चेंज हो गया। जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी वो बेंड होगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमें लगाना पड़ता है, तब जाके हमें जो है उसके अंदर चेंज देखने को मिलता है, लेकिन जो चेंज है वो परमानेंट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बेंडिंग ऑफ एल्यूमिनियम रॉड हो गया, डेंटिंग का कार बॉडी, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हैकेल्स इक्वेशन। अब देखिए हैकेल्स इक्वेशन क्या है, ये देखिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान समझिए, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। देखिए जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री में हमारा जैसे जो टैबलेट्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, तो जो टैबलेट्स होती हैं तो आप लोग को नहीं पता तो आप लोग जान लोगे, जो टैबलेट है वो बनती है पाउडर से। तो पाउडर से टैबलेट बनती कैसे, इसको आप लोग ध्यान समझिए। जैसे जो हमारी इंडस्ट्री है तो उसमें हमारी टैबलेट बनाने वाली मशीनें होती हैं, तो इन मशीनों में हमारे कुछ सांचे होते हैं, ठीक है, सांचे मतलब मोल्ड्स। जैसे जैसे कुल्फ़ी आपको पता है, जैसे भाई कभी आप लोगों ने कुल्फ़ी खाई हो तो कुल्फ़ी वाला क्या करता है, हमारा कुल्फ़ी वाले के पास एक मोल्ड होता है, उसी में से कुल्फ़ी निकाल के देता है, वो बिल्कुल कुल्फ़ी के शेप का होता है। इसी तरीके से हमारी जो मशीनें होती हैं इंडस्ट्री में वो बिल्कुल टैबलेट के शेप की मशीनें होती हैं, उन्हीं के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के अंदर हम लोग पाउडर को फिल करते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर हमारे कंप्रेशन मशीन लगी होती है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको रोकते हैं, ठीक है, तो ये मशीन चलती है, और यहाँ पे ये जो पाउडर है ना, तो ये कंप्रेशन मशीन इसके ऊपर आके कुछ इस तरीके से दबती है, और ये जो पाउडर है ये हमारा कंप्रेस होकर हमारा टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आप लोग समझ गए ना कि हमारा जो टैबलेट है वो पाउडर से बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पे हमारे सांचे होते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारे कंप्रेशन मशीन आके दबाती है इसको, और हमारा टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो हैकेल्स इक्वेशन है ये बेसिकली हमें यही बताती है कि हमारा जो टैबलेट की कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, उसको पता लगाने में हमारी हैकेल्स इक्वेशन यूज होती है। मतलब कि जो हमारा टैबलेट है, मतलब कह सकते हो जो हमारा पाउडर है वो कितना जल्दी कंप्रेस होकर टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे हैकेल्स इक्वेशन की थ्रू जो है पता करते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा जो है कह सकते हो जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब जितना प्रेशर ये हमारा ऊपर वाला जो कंप्रेशर मशीन होती है जितना प्रेशर अप्लाई करती है इस पाउडर को जो है टैबलेट बनाने में, और इस पाउडर की क्या डेंसिटी होती है, उन दोनों को रिलेट करता है हमारा हैकेल्स इक्वेशन। बाकी देखिए इसमें हमारा होता क्या है कि हमारा इंटीग्रेशन होता है 1/1 - d = Kp + A। अब इसमें देखिए इसमें कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, बाकी ये 5th सेमेस्टर में बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी बस आप लोग यहाँ पे नाम से समझ लीजिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए डी क्या होता है, डी हमारा हो जाता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पाउडर, यानी कि देखिए जो हमारा पाउडर है, ठीक है, और जब हमारा टैबलेट है, तो पाउडर पहले जो इसकी ओरिजिनल डेंसिटी थी और टैबलेट बनने के बाद इसकी क्या डेंसिटी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हो जाता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। बाकी के देखिए क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे हैकेल्स इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करता है, जो स्लोप हमें मिलती है, ठीक है, तो स्लोप हमारा वही हमारा जो है के हो जाता है। बाकी देखिए के हमें ये बताता है कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना प्लास्टिसिटी है उसके अंदर, या फिर कह सकते हो वो कितनी इजीली हमारा कंप्रेस हो सकता है। और पी हमारा होता है जो प्रेशर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और ए हमारा होता है कांस्टेंट रिलेटेड टू पार्टिकल्स रीअरेंजमेंट। देखिए इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए जैसे हम लोगों ने इस मोल्ड में पाउडर रखा, तो बिना प्रेशर अप्लाई किए पाउडर कितना ज़्यादा खुद ज़्यादा सेटल हो जा रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्रेशन मशीन है, इसमें हम लोगों ने पाउडर को डाला, तो बिना प्रेशर अप्लाई किए एक ग्रेविटी के अंदर में ही, मतलब कि जो नेचुरल ग्रेविटी है उसके अंडर में खुद से कितना ज़्यादा सेटल हो जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं इसकी जो है उसी प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है ए, जो कि हमारा एक कांस्टेंट होता है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। बाकी देखिए एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें हमें पता लगता है कि जो पाउडर है, ठीक है, वो कंप्रेशन के अंडर में कैसे बिहेव करता है। और ये हमारा जो है कह सकते हो भाई हमारे कुछ एक्सिपिएंट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टैबलेट बनाने में, तो उनको सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद देखिए टैबलेट फॉर्मुलेशन को ऑप्टिमाइज़ करता है। जब हमें सभी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है, तो हमारा टैबलेट फॉर्मेशन थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कोई हमारा पाउडर है वो जल्दी कंप्रेस नहीं हो रहा है, या फिर कह सकते हो मतलब कि बहुत जल्दी कंप्रेस हो जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा कंप्रेशन फोर्स को एडजस्ट करने में भी हमारा यहाँ पे ये हेल्प करता है। तो ये सारे हमारा चीज़ें हो जाती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ लास्ट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस हम लोगों ने देखा है कि हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए, वो हो जाता है स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, और इसको हम लोग यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करें तो किस तरह का स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके बेस पे हमारे इसके 3 टाइप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, टेंसाइल मतलब ऊपर की तरफ खींचने वाला, तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। और अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो शेयर स्ट्रेस हो गया। अब देखिए टेंसाइल में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ आता है। कंप्रेसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा कंप्रेस होता है। और शियर स्ट्रेस में ऑब्जेक्ट हमारा एंगुलर चेंज देखने को मिलता है। ना स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन भी हम लोगों ने देखा कि भाई जब शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या चेंज होता है, वो स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन शेप और साइज ऑफ मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। बाकी देखिए ये हो जाता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनली कैसा था और उसके बाद चेंज होने के बाद कैसा है, उन दोनों का रेशियो होता है। बाकी देखिए इसमें कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम ही चीज़ें हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइप्स की बात करें तो देखिए भाई जिस तरह का स्ट्रेस हम लोग लगा रहे हैं उसके बेसिस पे अलग अलग चेंज होगा। जैसे टेंसाइल स्ट्रेस लगाने पर टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कि लेंथ हमारी इंक्रीज इन लेंथ। और कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा, लेंथ हमारी डिक्रीज होगी। और शेयर स्ट्रेन में क्या होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और फाइनली बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है इलास्टिक मॉड्यूलस। अब देखिए इलास्टिक मॉड्यूलस हम लोगों ने देखा ही बेसिकली यंग मॉड्यूलस ही होता है, ठीक है। बाकी यंग मॉडुलस मतलब इसके अंदर एक टाइप है। जैसे देखिए इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, ये हमारे किसी मटेरियल की स्टिफनेस को मेजर करता है कि मतलब कि जो कोई मटेरियल है वो कितना ज़्यादा कठोर है, या फिर कह सकते हो कि वो कितना रजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को। मतलब भाई देखिए एक मटेरियल जितना ज़्यादा स्टिफ होगा, कठोर होगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन उतनी ही मुश्किल से होगा। भाई देखिए मान लीजिए ये हमारी पेन है, तो इसको हम लोग इसके ऊपर जो है कितना भी फोर्स लगाएं जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा। जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये डिफॉर्म होगा। तो जो जितना कम डिफॉर्म होता है उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक मॉडुलस बाकी कुछ खास नहीं है, वही हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो होता है। हाई इलास्टिक मॉडुलस का मतलब होता है कि मटेरियल हमारा बहुत ज़्यादा स्टिफ है, और लो का मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो जैसे रबर है तो इसका मॉडुलस बहुत ही लो होता है, तो इसीलिए बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और जैसे मान लीजिए हमारी ये पेन हो गई, या फिर जो हमारे स्टील वगैरह होते हैं उनका इलास्टिक मॉडुलस बहुत ही हाई होता है, इसीलिए बहुत ही स्टिफ होते हैं। बाकी देखिए इसके टाइप्स की बात करते तो हमारे 2-3 टाइप में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक हो गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, यंग्स मॉडुलस में हमारा जो है फोर्स कह सकते हो टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगती है, और हमारा चेंज जो है लेंथ में देखने को मिलता है। शेयर मॉडुलस में हमारा शेयर फोर्स लगती है, शेप हमारा चेंज शेप में देखने को मिलता है। एक हमारा बल्क मॉडुलस आ जाता है, उसमें हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर होता है और चेंज हमारा वॉल्यूम में होता है। बाकी देखिए एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो स्टील है उसका यंग मॉडुलस बहुत ही हाई है तो बहुत ही स्टिफ होता है, और रबर का बहुत ही लो है तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट नंबर 2। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वन शॉट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
क्योंकि देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद वन शॉट में हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। तो वैसे देखिए मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आप लोग के लिए चीज़ें हम लोग थोड़ा सा इजी ही कर सकें, बट कहीं ना कहीं वन शॉट में एक बार में जब पूरा टॉपिक रिकॉर्ड करना होता है तो अ, उतना भी मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा पाते हैं। बट अगर आप लोग को कोई चेंज चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग यहाँ पे उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकें। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग वो भी कमेंट करके बताइएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।